नमस्कार। पिछली बार हमने अनुच्छेद 141 पर बात की थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आप जानते हैं, पूरे देश के लिए कानून बन जाते हैं। हाँ, वो काफी अहम चर्चा थी। बिल्कुल। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और संविधान के एक, मैं कहूँगी, बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली प्रावधान पर बात करेंगे, अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142, हाँ, ये वाकई बहुत पावरफुल है। कभी सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट कभी-कभी न्याय करने के लिए जो बने बनाए कानून है उनकी सीमाओं से भी आगे कैसे जा सकता है? मतलब क्या अदालतों का काम सिर्फ कानून लागू करना है या फिर कुछ खास हालात में वो न्याय के लिए उससे आगे भी जा सकती हैं? यहीं पर मुझे लगता है अनुच्छेद 142 आता है। सही कहा आपने। ये अनुच्छेद इसी स्पेस की बात करता है। तो आज हम इसी अनुच्छेद 142 की गहराई में उतरेंगे। ये वो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को वो खास शक्ति देता है जिसे पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस करना कहते हैं। जी, पूर्ण न्याय। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर है नहीं शायद। हाँ, इसमें कई परतें हैं। हमारी ये बातचीत कुछ जानकारियों और विश्लेषणों पर आधारित है जो हमें इस मुश्किल विषय को समझने में थोड़ी मदद करेंगी। बिल्कुल। तो हम समझेंगे कि ये अनुच्छेद असल में क्या है, ये संविधान में आया कैसे, आज इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कुछ ज़रूरी केस स्टडीज़ भी देखेंगे और हाँ, इससे जुड़े जो सवाल हैं, जो विवाद हैं, उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलें फिर? हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, सबसे बुनियादी सवाल, ये अनुच्छेद 142 है क्या आखिर? क्या कहता है ये? देखिए, इसका जो मूल टेक्स्ट है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सामने जो भी मामला पेंडिंग है उसमें पूर्ण न्याय करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसा कोई भी आदेश या डिक्री पास कर सकता है जो जरूरी हो। पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस, ये शब्द सुनने में ही बहुत बहुत व्यापक है। हाँ, है, और यही इसकी खासियत है। ये कोर्ट को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक खास किस्म की ताकत। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई मौजूदा कानून है लेकिन वो किसी सिचुएशन में मतलब ठीक से न्याय नहीं कर पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट वो दखल दे सकता है? बिल्कुल, यही इसका सेंट्रल आइडिया है। आप सोचिए, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां कानून या तो साइलेंट होता है या क्लियर नहीं होता, या फिर किसी खास केस की जो पेचीदगियां हैं उनको एड्रेस नहीं कर पाता। अच्छा। तो अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को वो लचीलापन, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो इन कानूनी कमियों को, मतलब लीगल गैप्स को भर सकें ताकि न्याय हो। इसे अक्सर आप कह सकते हैं न्याय की आखिरी गारंटी माना जाता है। तो ये सिर्फ इन कानूनी कमियों को भरना ही है या इसके कुछ और भी पहलू हैं? नहीं, इसके और भी डायमेंशंस हैं। जैसे ये तत्काल राहत, इमीडिएट रिलीफ दिलाने में बहुत काम आ सकता है। अच्छा, कैसे? कई बार देखिए, जो नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत लंबी खिंच जाती है ना, थकाऊ हो सकती है। हाँ, वो तो है। खासकर जो मानवीय रिश्तों से जुड़े मामले हैं, जैसे मान लीजिए तलाक या फिर सालों से अटके प्रॉपर्टी के झगड़े। अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट जल्दी और असरदार समाधान दे सकता है। ओके। ये कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको लागू करवाने या उनमें मदद करने में भी काम आता है। और हाँ, एक और बात, अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उस पर सीधी कार्रवाई करने का अधिकार भी इसी अनुच्छेद से मजबूत होता है। अच्छा, आपने पिछली बार अनुच्छेद 141 का जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून है, सब पर लागू होता है। तो फिर 141 और 142 में क्या फर्क हुआ? दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से जुड़े हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दोनों अनुच्छेद मिलकर सुप्रीम कोर्ट के रोल को डिफाइन करते हैं एक तरह से। अनुच्छेद 141 जो है वो कानून की घोषणा से जुड़ा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कानून तय करता है वो पूरे देश पर लागू होता है, एक प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है। जबकि अनुच्छेद 142 न्याय करने पर फोकस करता है, और वो भी कैसा न्याय? पूर्ण न्याय। अच्छा। ये किसी खास केस के फैक्ट्स और परिस्थितियों को देखकर दिया गया आदेश होता है। ये जरूरी नहीं कि हर बार कोई नया कानून बनाए, बल्कि उस स्पेसिफिक मामले में न्याय हो, ये पक्का करना इसका मकसद है, भले ही इसके लिए मौजूदा प्रोसेस या कानून से थोड़ा अलग हटना पड़े। ओके। तो 141 एक जनरल नियम बनाता है, कह सकते हैं, और 142 किसी विशेष मामले में न्याय करता है। समझ गई। ये तो काफी शक्तिशाली प्रावधान लगता है। आखिर संविधान बनाने वालों के मन में क्या था? इसे क्यों डाला गया संविधान में? इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का मकसद क्या था? हाँ, शक्तिशाली तो है। इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो प्रोसीजरल दिक्कतें हैं या कानून में अगर कोई कमी रह गई है तो वो न्याय के रास्ते में रुकावट ना बने। संविधान बनाने वाले वो बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि कानून कितने भी अच्छे बना लो,
वो हर मुमकिन सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। समाज बदलता है, नई चुनौतियां आती हैं। सही बात। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक तरह की रेसिडुअल पावर दी, एक बची हुई शक्ति, ताकि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो, सिर्फ इसलिए कि कानून उस खास सिचुएशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। लक्ष्य हमेशा पूर्ण न्याय ही था। लेकिन क्या ये शक्ति अनलिमिटेड है? मतलब पूर्ण न्याय के नाम पर क्या कोर्ट कुछ भी कर सकता है? इसकी कोई सीमाएं हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनमानी की जा सकती है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। जैसे? सबसे पहली कि इसका इस्तेमाल संविधान के जो मूल सिद्धांत है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ नहीं हो सकता। ओके। और दूसरी, जो बहुत जरूरी है, कि मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को छीनकर या उनका उल्लंघन करके पूर्ण न्याय नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, अनुच्छेद 142 का उद्देश्य न्याय देना है, किसी के संवैधानिक अधिकार छीनना नहीं। कोर्ट को इन दायरों में रहकर ही काम करना होता है। ये एक बैलेंस बनाने वाली बात है। तो ये शक्ति संविधान के बनने के साथ ही थी? जी। इसकी थोड़ी हिस्ट्री क्या है? हाँ, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। संविधान सभा में इस पर काफी विचार हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे जो नेता थे, वो मानते थे कि कानून कभी भी स्टैटिक या हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। समाज की जरूरतें बदलती हैं, तो कानून को भी इवॉल्व होना पड़ता है। उन्होंने महसूस किया कि न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर होनी जरूरी है जो अप्रत्याशित स्थितियों में, अनफोर्सीन सिचुएशंस में न्याय कर सके, ताकि न्याय रुके नहीं। बिल्कुल। इसे एक तरह से जुडिशियल सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाने का तरीका समझा गया, ताकि न्याय कभी ठहरे नहीं। ये जुडिशियल क्रिएटिविटी को एक सीमित दायरे में, एक कंट्रोल्ड तरीके से संभव बनाने की कोशिश थी, ताकि न्याय का जो असली मतलब है वो पूरा हो सके। ये तो है इसके बनने की कहानी। हाँ। अब आते हैं आज के समय पर। हाँ। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ। आज इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या कुछ ऐसे बड़े चर्चित मामले हैं जहां अनुच्छेद 142 ने बहुत अहम भूमिका निभाई हो? हाँ, बिल्कुल। हाल के सालों में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कई बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं हाई प्रोफाइल मामलों में हुआ है, जिसने इसकी रेलेवेंस को और बढ़ाया है। जैसे कि कोई उदाहरण? एक बहुत बड़ा उदाहरण तो अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद है 2019 का। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए जो विवादित जमीन थी उसका मालिकाना हक एक पक्ष को दिया, और साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक अच्छी प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया। अब यहाँ दिलचस्प बात यह नहीं कि सिर्फ जमीन दी गई, बल्कि ये है कि कैसे कोर्ट ने इतने जटिल और संवेदनशील मामले में सिर्फ कानूनी हक से आगे जाकर पूर्ण न्याय और एक तरह से सोशल बैलेंस बनाने की कोशिश की। हाँ, ये पॉइंट है। ये दिखाता है कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कैसे जस्टिस को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए किया जा सकता है। ये वाकई एक अलग तरह का प्रयोग था। और किन एरियाज में इसका असर दिखा है? तलाक के मामलों में इसका असर बहुत गहरा रहा है। अच्छा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया कि अगर कोई शादी इस हद तक टूट चुकी है, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जिसे कहते हैं, कि उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बची, तो कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत उसे खत्म कर सकता है, भले ही दोनों पार्टी आपसी सहमति से तलाक के लिए राजी ना हो या उस वक्त के कानून में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन तलाक का कोई सीधा आधार ना हो। मतलब अगर शादी बस नाम की रह गई हो, असल में खत्म हो चुकी हो, तो कोर्ट बीच में आ सकता है। हाँ, एक केस का जिक्र आता है जहां पति पत्नी कोई 20 साल से अलग रह रहे थे, रिश्ते में बहुत कड़वाहट थी, लेकिन लीगली तलाक का कोई ग्राउंड नहीं बन पा रहा था। ओह। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में पार्टीज को जबरदस्ती एक मरे हुए रिश्ते में बांधे रखना अन्याय होगा। पूर्ण न्याय के लिए तलाक का आदेश दिया, ताकि वो लोग अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकें। ये दिखाता है कि कैसे ये अनुच्छेद जो है वो मानवीय त्रासदियों को, ह्यूमन ट्रेजेडीज को एड्रेस करने का एक तरीका बन सकता है, जहां शायद कानून की स्थापित प्रक्रियाएं उतनी संवेदनशील ना हो। और कोई उदाहरण है ध्यान में? भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाने में भी अनुच्छेद 142 की भूमिका रही है। अच्छा, उसमें कैसे? कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यूनियन कार्बाइड से जो मुआवजा मिलना था उसकी राशि को बढ़ाने और पीड़ितों तक राहत पहुंचाने की जो प्रक्रिया थी उसकी निगरानी करने के लिए आदेश जारी किए थे। ये भी एक तरह से सामान्य मुआवजे के नियमों से आगे जाकर उस त्रासदी की भयावहता को देखते हुए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश थी। और हाल फिलहाल में? हाल के समय में भी कुछ PIL में, जैसे महिला आरक्षण को लागू करने या डेटा प्राइवेसी के स्टैंडर्ड्स तय करने जैसे मुद्दों पर अंतरिम उपाय या निर्देश देने के लिए भी अनुच्छेद 142 के संभावित उपयोग पर बात हुई है। अच्छा,
तो ये दिखाता है कि ये अनुच्छेद लगातार जो हमारा समाज और कानून बदल रहा है उसमें प्रासंगिक बना हुआ है। ये उदाहरण तो साफ दिखाते हैं कि ये अनुच्छेद कितना शक्तिशाली और कितना वाइड रेंजिंग है। लेकिन यहीं पर वो मुश्किल सवाल आता है जिसका आपने पहले भी इशारा किया था। क्या ये शक्ति न्यायपालिका को विधायिका के क्षेत्र में, लेजिस्लेचर के डोमेन में ले जाती है? क्या इससे वो शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो सिद्धांत है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है, वो कहीं धुंधला होता है, कमजोर होता है? बिल्कुल। ये अनुच्छेद 142 से जुड़ा सबसे बड़ा और लगातार चलने वाला डिबेट है। हाँ। वो अक्सर ये चिंता जताते हैं कि पूर्ण न्याय के नाम पर न्यायपालिका कहीं कानून बनाने का काम तो नहीं करने लगती, जो कि असल में विधायिका का काम है, संसद का, विधानसभाओं का। जुडिशियल ओवररीच जिसे कहते हैं। हाँ, न्यायिक अतिरेक या जुडिशियल ओवररीच। चिंता यह है कि अगर कोर्ट बार बार मौजूदा कानूनों से हटकर या उनकी जगह लेते हुए आदेश देने लगें, तो फिर कानून की निश्चितता, लीगल सर्टेनिटी, वो कम हो सकती है और शक्तियों का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो फिर अदालतें इस आलोचना का जवाब कैसे देती हैं? उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में ये साफ किया है कि अनुच्छेद 142 का मकसद सामान्य कानून बनाना नहीं है। अच्छा। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष मामले की जो असाधारण परिस्थितियां हैं उनमें पूर्ण न्याय करने के लिए ही किया जाता है। कोर्ट्स ये भी कहती आई हैं कि उनके द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया कोई भी निर्देश वो विधायिका को उस सब्जेक्ट पर एक पूरा कानून बनाने से रोकता नहीं है। ओके। बल्कि कई बार तो कोर्ट के निर्देश विधायिका का ध्यान किसी कमी की ओर खींचते हैं और उन्हें कानून बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और संसद तो हमेशा सुप्रीम है ही, वो कोर्ट के किसी आदेश को पलटने के लिए या उस विषय पर नया कानून बनाने के लिए हमेशा स्वतंत्र है। यानी ये एक तरह का एक निरंतर तनाव है। एक तरफ किसी खास केस में अन्याय को दूर करने की जरूरत और दूसरी तरफ कानून बनाने की जो स्थापित प्रक्रिया है और शक्तियों का संतुलन है उसे बनाए रखने की चुनौती। बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत महीन रेखा है। बैलेंस साधना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 142 एक असाधारण शक्ति है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, और इसका इस्तेमाल बहुत संयम से, बहुत विवेक से ही किया जाना चाहिए। सिर्फ तभी जब न्याय की वाकई जरूरत हो और मौजूदा कानूनी ढांचा नाकाफी साबित हो रहा हो। ये लगातार चलने वाली जुडिशियल और एकेडमिक बहस का विषय है कि ये संतुलन कैसे सबसे अच्छे तरीके से साधा जाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो अनुच्छेद 142 क्या है? इसे कभी-कभी न्याय का जादूगर या सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र भी कह देते हैं लोग। क्या ये उपमाएं सही हैं? क्या ये वाकई वो स्थिति है कि जहां कानून के हाथ बंद जाते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के साथ आता है? इस सब का निचोड़ क्या है? हाँ, उपमाएं थोड़ी ड्रामेटिक हो सकती हैं, पर वो इस अनुच्छेद की जो असाधारण और प्रकृति है उसे दर्शाती तो है। निचोड़ यह है कि अनुच्छेद 142 भारतीय न्याय प्रणाली का एक यूनिक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुप्रीम कोर्ट को वो ताकत देता है जिससे वो ये पक्का कर सके कि किसी भी मामले में, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स या अनएक्सपेक्टेड क्यों ना हो, न्याय हो। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्याय का मकसद सिर्फ लीगल प्रोसेस पूरा करना नहीं है, बल्कि असली न्याय देना है। तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि न्याय के प्रति हमारी जो कमिटमेंट है उसका प्रतीक है। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो अनुच्छेद 14(2) हमारी न्याय प्रणाली के लचीलेपन और अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट का प्रतीक है। अच्छा। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम ये मानता है कि कभी-कभी न्याय के लिए जो तय रास्ते हैं उनसे थोड़ा हटना जरूरी हो सकता है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो ये पक्का करता है कि जब सारे दरवाजे बंद दिखें तब भी न्याय की एक खिड़की खुली रहे। ये उस विश्वास को मजबूत करता है कि न्याय जो है वो अल्टीमेट है और उसे हर हाल में हासिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को वो खास अधिकार देता है जिसके तहत वो किसी भी पेंडिंग मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश दे सकता है, खासकर तब जब मौजूदा कानून या प्रक्रियाएं उस न्याय को दिलाने में काफी न हो। एकदम सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस पूरी चर्चा से एक गहरा सवाल उठता है कि एक समाज के तौर पर हम कानूनी निश्चितता, मतलब ये भरोसा कि कानून स्पष्ट है, प्रिडिक्टेबल है, और दूसरी तरफ जो खास मामले हैं उनमें पूर्ण न्याय करने के लिए जो जरूरी लचीलापन चाहिए,
उसके बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये वाकई बड़ा सवाल है। और इस इतने शक्तिशाली टूल के सही और विवेकपूर्ण इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए क्या कंट्रोल्स और बैलेंसेस, क्या चेक एंड बैलेंसेस मौजूद हैं या होने चाहिए? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और इसी विचार के साथ अनुच्छेद 142 पर हमारी आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।